नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी परीक्षा यानी जिसका पॉपुलर नेम एलटी ग्रेड परीक्षा है। इसके हेतु प्रैक्टिस सेट देखते हैं जो कि समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है। और इसमें देखें विषय जो होगा यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे 120 प्रश्न विषय से, 30 प्रश्न जो आपके होंगे जीएस से जनरल स्टडीज से हो जाएंगे जी के संगे, यानी कुल प्रश्नों की संख्या 150 है और 1/3 का नेगेटिव मार्क का प्रावधान रहेगा। और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के यानी 300 मार्क्स के यह हैं। तो एलटी ग्रेड संबंधित परीक्षा है तो हम टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं, यानी टेस्ट सीरीज है। इस चैनल पर महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज का जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर जो टेस्ट सीरीज संबंधी है आप देख सकते हैं, जो जीएस के उपयोगी होगा, यानी अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यानी देखें इसमें जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इसमें 30 प्रश्न जीएस के हैं, जबकि जीएससी लेक्चर में 40 प्रश्न जीएस के पूछे जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जीएस का वेटेज इंपॉर्टेंट है पीटी क्वालिफाई करने के लिए। लेटेस्ट अभी देखा हमने पूर्व के लेक्चर में, जो लेटेस्ट अभी टेस्ट सीरीज हमने कराया है उसको आप देखना चाहें तो यहाँ देखें पूर्वावलोकन के आधार पर हमने जो इसमें कराए हैं। या आपका पार्ट 1 जो है इसमें 30 प्रश्न जो जीएस के हैं उसको हमने महत्वपूर्ण रूप से यानी विथ एक्सप्लेनेशन डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास किया है। तो आप इस लेटेस्ट पार्ट यानी एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं टेस्ट सीरीज का या प्रैक्टिस सेट का। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें भी पार्ट 1 30 प्रश्न जो जीएस के जनरल स्टडीज हैं या जीके जनरल नॉलेज के, उसके 30 प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न यदि हम देखना चाहें तो यह आपका बनता है लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता, यानी लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता में किसको प्रमुखता देने की होती है तो नागरिकों के। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता जो है वह नागरिकों की प्रमुखता देने पर आधारित है। भारतीय संविधान में देखें तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसमें लोकतांत्रिक जो है राष्ट्र की बात भारत के संदर्भ में कही गई है। लोकतांत्रिक देश का मतलब ये हुआ, थोड़ी सी जानकारी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है, नागरिकों के हाथ में होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था देखें 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष डायरेक्ट होती है, दूसरा इनडायरेक्ट होती है। प्रत्यक्ष रूप से देखें जैसे स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष रूप से जो वहाँ लोकतंत्र है, और प्रत्यक्ष रूप से देखें इनडायरेक्ट रूप से जो लोकतंत्र है वो संसदीय व्यवस्था भारत में है और राष्ट्रपति के अधीन जो अप्रत्यक्ष व्यवस्था विश्व में यानी अमेरिका में है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की यह जो विशेषता हम देखना चाहें तो प्रतिनिधि जो होते हैं लोकतंत्र में, जो प्रतिनिधि होते हैं संसदीय लोकतंत्र भारत में है वो इंडिया में, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। ऐसा जो प्रश्न देखें तो 12 अक्टूबर 2025 को अपर पीटी एग्जाम में यानी पीसीसी एग्जाम पूछा गया था संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिसमें कार्यपालिका जो होती है विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। लोकतांत्रिक लक्षण में देखें तो वयस्क मताधिकार होता है, सामयिक चुनाव कराए जाते हैं, कानून की सर्वोच्चता होती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है, भेदभाव का अभाव होता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण लक्षण रहे। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। चलिए पहले प्रश्न को हमने ज़्यादा डिटेल कर दिया। दूसरे प्रश्न को देखें तो इसमें भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति 15वें राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और 15वें जो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी को अभी नियुक्त किया गया। जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफा देने के बाद स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। तो भारतीय उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति करते हैं। अभी देखें तो 23 नवंबर 2025 को जो 52वें सीजीआई थे, 52वें सीजीआई गवई जी थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो 24 नवंबर 2025 को जो है सूर्यकांत शर्मा जी को 53वें यानी भारत के 53वें सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखें लेटेस्ट करंट अफेयर्स के रूप में ये हो जाता है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश सहित जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसमें ध्यान दें कि राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य के रूप में देखें तो राष्ट्रपति की जो होती 7 जो होती शक्तियां होती हैं, जिसमें कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति देखें नियुक्ति संबंधी अधिकार राष्ट्रपति किनको किनको नियुक्त कर सकते हैं तो पहला भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, यानी राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, पिछड़ा वर्ग के आयोग के सदस्यों की, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनीतिक अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
चलिए तीसरे प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न आपका ये बनता है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस पर आधारित है? तो यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है, न्यायिक पुनरीक्षण। यानी इसका मतलब ये हुआ कि न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू इसको कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, ये सभी जो इसकी उत्पत्ति या विकास यूएसए इन अमेरिका में हुआ है। तो न्यायिक समीक्षा जो है हमने देखा कि यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। यानी कहने का आशय हुआ कि किसी विधायी अधिनियम अथवा कार्यपाल की आदेश की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में निम्न 3 आधारों पर चुनौती दी जाती है। वो चुनौती कौन से है? यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तब यह न्यायिक समीक्षा होती है। यह उस प्राधिकारी की सक्षमता से बाहर है जिसे इसे बनाया है, तब न्यायिक समीक्षा की जाती है। अथवा यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल हो तब भी न्यायिक समीक्षा की जाती है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। अगले प्रश्न को देखा जाए तो 4 नंबर प्रश्न ये बनता है, भारत के नियंत्रक व मालिका परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? कैग की नियुक्ति भी हमने ऊपर देखा था, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 6 वर्षों के लिए। यह 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, कैग की नियुक्ति इस आधार पर की जाती है। तो इसमें हमने देखा भारत के नियंत्रक व मालिका परीक्षक यानी कैग देखें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 तक में कैग की व्यवस्था दी गई है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा, उसके आधार पर साबित कदाचार हो या असमर्था हो। इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक रहेगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो अवकाश ग्रहण कर लेता है। चलिए अगले प्रश्न देखा जाए। 5 नंबर प्रश्न ये बनता है, इसमें देखें कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जा सकती है? तो इसमें सी संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके जो है कोई नई अखिल भारतीय सेवा शुरू की जा सकती है। इसके अंतर्गत देखें तो केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों की बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है। अनुच्छेद 312 में ऐसा कहा गया है। यहाँ धारा लिखा है अनुच्छेद 8 के 312 में यह जानकारी है। जैसा कि हम जानते हैं कि परिपाटी के आधार पर राज्यसभा जो है वो उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, लेकिन संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। राज्यसभा से अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है। 245 इसमें से 233 जो राज्यों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। और यह जो होता है इसका विघटन नहीं होता है, यानी राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित कर सकती है। और इनके जो रिटायर होते हैं जो यानी देखें तो प्रत्येक 3 वर्ष पर, यानी कहने का मतलब ये राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनकी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। थोड़ी जानकारी हमने एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया। 6वें प्रश्न देखें तो सिंधु सभ्यता संबंधित यानी सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अन्य सोर्स के माध्यम से। इसमें भारत के इतिहास को देखना चाहें तो यहाँ देखें, भारत का इतिहास ये 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल है, तीसरा ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल देखें तो यह इसके 3 भाग हैं। पूरा पाषाण काल यानी अज्ञात काल यह है, 8000 ईसा पूर्व का काल है। इसके बाद मध्य पाषाण काल देखें 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच का है। और नव पाषाण काल जो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक है, 2500 ईसा पूर्व का काल है, प्रागैतिहासिक काल है। इसका कोई रिटेन साक्ष्य नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल या उसको उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, यही प्रश्न पूछा गया था। इसके 2 भागों में इसका अध्ययन किया जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता यही पूछा था, आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल। इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है। और दूसरा भाग इसका वैदिक सभ्यता है जिसमें 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसके बाद ऐतिहासिक काल देखें जो है कि इसको 3 भागों में इसका अध्ययन किया जा रहा है वर्तमान में, यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिल इंडियन हिस्ट्री और आधुनिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसमें देखें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो आपका है यह कुल मिलाकर देखें 6 भागों में डिवाइडेड है। महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व एवं संगम काल जिसमें से चेर, पांड्य और चोल काल भी संबंधित है। मौर्योत्तर काल 184 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व, गुप्त काल 319 से 550 ईस्वी तक है। सौर्य ईसा पूर्व यह 319 ईस्वी है और यह 319 ईस्वी से 550 ईस्वी। और हर्ष काल जो है 606 से 647 ईस्वी तक है, यानी प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत 6 भागों में डिवाइड है। इसके बाद मध्यकालीन भारत के अंतर्गत देखें तो यह 2 भागों में डिवाइड है। पूर्व मध्यकाल यानी 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक, और उत्तर मध्यकाल का यह पार्ट है। और इसमें यदि पूर्व मध्यकाल का यह पार्ट है और उत्तर मध्यकाल की इस पार्ट में दिखाया गया है। इसी प्रकार से जो आपका रहेगा वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, लेकिन हम इसमें जो प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे वो सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल से संबंधित है।
अभी ऊपर के प्रश्नों की व्याख्या हमने करते समय देखा था कि जो है यानी जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं या मुख्य न्यायाधीश उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो अभी हमने देखा था भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो इसके संदर्भ में जो है आकाशवाणी न्यूज़ को देखें तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 31 में मुख्य न्यायाधीश बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत जो इनको अनुच्छेद जो है शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति को। जबकि अन्य पदाधिकारियों को देखें तो जो तीसरी अनुसूची है संविधान में, जो तीसरी अनुसूची उसके अंतर्गत जो संविधान में जो है शपथ देने की प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर्स जो इस पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। 7वां नंबर प्रश्न से बने 7वां नंबर जो यहाँ दिया गया है उत्तर प्रदेश के प्राचीन महाजनपद यानी उत्तर प्रदेश के प्राचीन महाजनपद और उनकी राजधानी दी गई है। यह ध्यान दें कि कुल 16 महाजनपद हैं, यानी कुल 16 महाजनपद में से आधे यानी 8 महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और महाजनपद की जो देखें जो वर्णन है वह बौद्ध ग्रंथ अगुंतु निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की जानकारी है। तो इसमें देखें जो कुरु है, कुरु की जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ यानी ये इसका हो जाएगा। इसके बाद देखिए पांचाल की जो राजधानी, पांचाल की 2 राजधानियाँ थी, एक उत्तरी पांचाल की अहिछत्र यानी पांचाल में ये उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिली थी। तो इसमें दिया गया। कौशल की राजधानी देखें तो साकेत तथा श्रावस्ती थे, तो इसमें साकेत दिया है। और वत्स की राजधानी जो कौशाम्बी थी। 4 महाजनपद दिए, 4 और देख लें तो इसमें देखें जो काशी है, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। इसके अलावा यानी 4 इसमें था, 5वां इसमें काशी हुआ। 6ठा इसमें देखें तो आपका काशी की वाराणसी में देखा। और 6ठा जो इसमें हो जाएगा सूरसेन, सूरसेन की राजधानी जो थी, जो सूरसेन महाजनपद था उसकी राजधानी देखें तो मथुरा थी। और 7वां महाजनपद देखें तो चेदी यानी चेदी महाजनपद भी उत्तर प्रदेश था। इसकी जो राजधानी देखें तो चेदी की 2 राजधानी थी, एक थी सोंथीवती यानी शक्तिमती महाभारत काल में, यानी इसकी एक ही राजधानी थी यह शक्तिमती जो महाभारत काल से संबंधित थी। चेदी में देखें तो यह कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा खारवेल था जो हाथीमाँ गुम्फा अभिलेख से संबंधित है। आधुनिक बुंदेलखंड की पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद था। इसके बाद 8वां जो महाजनपद मल्ल था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। तो 8 जो महाजनपद थे उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। और अन्य 8 महाजनपद को देखना चाहें तो उसमें अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, इसके बाद मगध थी जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, इसके बाद वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी, इसके बाद मत्स्य और अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज इत्यादि जो अन्य महाजनपद थे। चलिए अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। ज़्यादा विस्तार हमने कर दिया इसको भी, यानी यहाँ पर देखना चाहें तो आपका ये यानी इसका जो आंसर है 7वें का जो आंसर था वो बी था, यानी 43-12 इसका आंसर रहा। 8वें का आंसर देखें चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में। इसका सही आंसर देखा जाए 8वें का जो बनेगा राणा कुंभा के शासनकाल में जो है कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ था। ये जो राणा कुंभा है इनको आमतौर पर महाराणा संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है। राणा कुंभा का जो आमतौर पर महाराणा संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है, ये मेवाड़ के राणा थे। कीर्ति स्तंभ का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ था, यह शासनकाल में एक करवाया था। कीर्ति स्तंभ को प्रसिद्ध यानी जो यह आपका कीर्ति स्तंभ है इसको प्रसिद्धि का स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। राणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ के किले के परिसर में इसको बनाया गया था। इन्होंने क्यों बनाया था? खिलजी वंश पर उनकी जीत से यानी जो खिलजी वंश पर जीत हुई थी उसी के यानी यादगार में यह कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा या महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। और ये कीर्ति स्तंभ देखें तो सोलंकी वंश की वास्तुकला पर आधारित है। अगले प्रश्न को देखें तो 9वां नंबर प्रश्न में भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर जो है यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने जो है भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था। इसमें देखें तो भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा किया गया था। इसका मुख्य केंद्र अजमेर यानी राजस्थान में जो अजमेर है इसका मुख्य केंद्र था। कहने का सही हुआ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला कुछ अन्य मुख्य महत्वपूर्ण संत देखें निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बहारुद्दीन गरीब थे। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न देखें, यानी इसमें हमने देख लिया। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें राणा प्रताप को अपने अधीन में लाना हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। इसके बारे में देखें तो यह है कि मई यानी हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 यानी हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी
19 जनवरी 1597 ईस्वी में हो गई थी। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। चलिए अगले प्रश्न देखा जाए। इसमें 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न इस प्रकार से, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलना। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यानी इसमें संधियां हैं और उसमें वर्ष दिए गए हैं। इलाहाबाद की संधि देखी जाए तो यह 16 अगस्त 1765 यानी 4 में है, यानी 16 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। ये प्रथम संधि, 2 संधियां इलाहाबाद की होती हैं, जिसमें 16 अगस्त 1765 की संधि इलाहाबाद की महत्वपूर्ण है। इसमें देखें तो अंग्रेजों और अवध के नवाब सिराजदौला के बीच जो ये संधि इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसके बाद मंगलौर की संधि देखें। मंगलौर की संधि जो है ये 1780 से 1784 इसमें दिया है, यानी 1784 ये है। 1780 से 1784 ईस्वी के बीच अंग्रेजों एवं टीपू सुल्तान के मध्य 1784 में हुई थी। यह सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान यह संधि हुई थी। मंगलौर की जो है 1784 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य में, यानी बी का 2 हुआ। इसके बाद साल बाई की संधि देखें तो साल बाई की संधि 1782 में हुई थी, यानी इसका ए हो जाएगा। अंग्रेजों और मराठों के बीच 1782 ईस्वी में ये हुई थी महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के दौरान साल बाई की संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच 1782 में हुई थी। मद्रास की संधि शेष आपका बच रहा है 3, यानी ये इसका हो जाएगा, यानी 1769 में। मद्रास संधि के अंतर्गत देखें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-1769 के बीच 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो मद्रास की संधि हुई थी। इस प्रकार सही आंसर देखें तो ए का 4, बी का 2 और सी का 1, यानी सी आंसर इसका बन रहा है, यानी 11 का जो सही आंसर है वो सी, यानी 42 दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखा जाए तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे तो सर विलियम जोन्स थे, यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। इसका मूल नाम देखें, प्राचीन नाम जो शुरुआती नाम था एशियाटिक सोसाइटी था, बाद में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के रूप में इसका किया गया। कब इसका स्थापना की गई थी या फाउंडेशन किया गया था? 15 जनवरी 1784 में इसका जो है स्थापना किया गया था विलियम जोन्स द्वारा। उद्देश्य इसका क्या रहा? उद्देश्य एशियाटिक यानी इसका टारगेट रहा कि एशिया के इतिहास, साहित्य, कला, विज्ञान और पुरावशेषों के अध्ययन को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के। और इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स करते हैं, जो कि एक ब्रिटिश भाषाविद। सर विलियम जोन्स कौन है? ब्रिटिश भाषाविद और न्यायाधीश, यानी जज भी थे। ब्रिटिश भाषाविद के साथ साथ ये न्यायाधीश भी थे। और तत्कालीन बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, यानी तत्कालीन बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उस दौरान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो सर विलियम जोन्स था। इसको सपोर्ट किया था, यानी समर्थन दिया था इसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसका स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था। चलिए कुछ प्रश्नों को जल्दी से इसमें देख लेते हैं बिना एक्सप्लेनेशन का। तो इसमें देखें कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार, हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, जबकि समकार का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने के अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, ये उसका है। देखें उच्चतम न्यायालय को जो 7 प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं, इसमें मूल क्षेत्राधिकार है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है, अपीली क्षेत्राधिकार है, सलाहकार क्षेत्राधिकार, अभिलेखों का न्यायालय है, न्यायिक समीक्षा की शक्तियाँ और अन्य शक्तियाँ हैं। तो ये अन्य शक्तियों के अंतर्गत शामिल है, जिसमें बहुमुखी अधिकार के अंतर्गत आएगा, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करना है। बहुमुखी क्षेत्राधिकार अन्य शक्तियों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के ये जो शक्तियाँ हैं। भारतीय संसद में अपर हाउस यानी उच्च सदन किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को, और लोअर हाउस जो होता है वो लोकसभा को जाना जाता है। इनमें कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसमें देखें चौंदड़ो है, कोरदेजी है, और इसमें दिसलपुर भी, सगौरा इसमें जो हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। इसके बाद देखें सुमेलित करना है, इसमें अथर्ववेद देखें तो अथर्ववेद जो है ये औषधियों से संबंधित है, यानी तंत्र मंत्र इसमें दिया गया। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित, यानी 3 इसमें हो जाएगा। और ऋग्वेद देखें तो ईश्वर महिमा देवताओं की स्तुति इसमें दी गई है, स्तोत्र प्रार्थनाएं हैं, और सर्वप्रथम स्तुति शब्द इसमें ऋग्वेद मिलता है, यानी इसमें जो है ईश्वर की महिमा संबंधित है, यानी बी का जो हो जाए 1 हो जाएगा। और सामवेद देखें तो संगीत संबंधित है, सामवेद संगीत से। और यजुर्वेद जो आपका बलिदान विधि इसमें दिया गया है, यजुर्वेद में यानी कर्मकांड बलिदान विधि यज्ञ संबंधित विधियों का परिधान इसमें दिया गया है। यानी कहने का आशय हुआ कि आपका जो होगा यानी 3, 1, 2, 4 यानी 31-24 इसका आंसर सही होगा। 31-24 जो है यानी यही इसका आंसर सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो खानवा के युद्ध में, जो राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था उसमें जिहाद की घोषणा की थी। खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा जो है बाबर ने किया था। यानी बाबर के महत्वपूर्ण युद्ध देखें तो पहला इसने पानीपत का युद्ध करता है,
1526 में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध होता है, इस सब में विजयी होता है। खानवा का युद्ध जो होता है 1527 में राणा सांगा बाबर के बीच, इसमें भी बाबर विजयी होता है। इसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में, इसमें भी बाबर विजयी होता है। इसके बाद घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, इसमें अफगान और बाबर के बीच, इसमें भी बाबर विजयी रहता है। तो खानवा के युद्ध में उसने जिहाद की घोषणा किया था जो कि राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था। और खानवा के युद्ध की विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। प्रश्न देखा जाए तो ये सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं? सेवन सिस्टर में जो भारत के सेवन सिस्टर राज्य आते हैं उसमें त्रिपुरा शामिल है। त्रिपुरा के अलावा देखें तो आपका जो है त्रिपुरा, यानी सबसे ऊपर देखें तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, फिर त्रिपुरा, इसके बाद मिजोरम, बल्कि यहाँ पर त्रिपुरा जो है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और एक तरफ भारत की तरफ से घिरा हुआ है। तो यह देखें सबसे ऊपर जो अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद आपका नागालैंड, फिर इसके बाद मणिपुर, फिर मिजोरम, इसके बाद त्रिपुरा, असम, मेघालय, यानी सेवन सिस्टर में आते हैं। 8वां इसमें यदि सिक्किम जोड़ लिया तो 8 ये हो जाएंगे। तो इस प्रकार से त्रिपुरा इसमें सेवन सिस्टर के सदस्य, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल सेवन सिस्टर में शामिल नहीं हैं। लेकिन कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अलनावाई पहाड़ों के बीच में स्थित? तो पालघाट दर्रा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी है जो 2525 किलोमीटर लंबी है। 2000 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उनके कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें साक्षरों की वृद्धि पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक रही है, इसमें गलत हो जाएगा। महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही है, शेष इसमें सही है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया, नीति आयोग का पूर्ण विस्तार है। इसमें बी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया था, यानी इसमें सी हो जाएगा, एडविन लुटियंस ने किया था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार देखा जाए तो यह आपका तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है।